हमारे देश में ऐसे कई अपराध हुए हैं जिनके किस्से सुनते ही इंसान के अंदर एक अजीब सा डर उतर आता है। अब डर इस बात का नहीं है कि कोई कहीं छुपा बैठा है, बल्कि इस बात का है कि कभी कभी सबसे खतरनाक लोग वही होते हैं जो पहली नजर में सबसे सभ्य दिखाई देते हैं। वो मुस्कुरा कर मिलते हैं, आपकी मदद करते हैं, आपका भरोसा जीत देते हैं और फिर उसी भरोसे को आपकी मौत में बदल देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएटीवी न्यूज और आज की क्राइम स्टोरी कुछ इसी तरीके की। दरअसल 1970 के दशक में एशिया की सड़कों पर एक ऐसा ही आदमी घूम रहा था। उसके पास महंगे कपड़े थे, अंग्रेजी और फ्रेंच बोलने का आत्मविश्वास था, चेहरे पर सुकून था और आंखों में ऐसा भरोसा था कि कोई भी उसे अपराधी मानने से पहले 100 बार सोचेगा। लेकिन उसके पीछे छूट रही थी लाशें, जले हुए शव, गायब पासपोर्ट और ऐसे परिवार जिनके बच्चे छुट्टियां मनाने निकले थे लेकिन फिर कभी घर वापस नहीं लौटे। इस आदमी का नाम था चार्ल्स शोबराज और दुनिया उसे द सरपेंट कहने लगी थी, क्योंकि वो हर बार पुलिस और कानून के हाथों से सांप की तरफ फिसल कर निकल जाता था। उसका जन्म 6 अप्रैल 1944 को साइगोन यानी आज के हो ची मिन्ह सिटी में हुआ। पिता भारतीय व्यापारी होतचंद शोबराज थे और मां वियतनामी महिला नोई थी। लेकिन उसका बचपन किसी सामान्य बच्चे जैसा नहीं था। उसके माता पिता ने कभी शादी नहीं की। पिता उसे छोड़कर चले गए। मां ने बाद में एक फ्रांसीसी सेना अधिकारी जैक्स रूजल के साथ शादी कर ली। रूजल ने बाकी बच्चों को अपना लिया, लेकिन चार्ल्स को कभी पूरी तरह अपना नहीं पाया। अब यही वो जगह थी जहां उसके अंदर अकेलापन, गुस्सा और पहचान का संकट पैदा हुआ। वो बचपन में अक्सर घर से भाग जाता था, दुकानों से चोरी करता था और छोटे छोटे झूठ बोलकर लोगों को बेवकूफ बनाया करता था। धीरे धीरे उसने समझ लिया कि अगर इंसान का चेहरा भरोसेमंद हो तो वो किसी को भी अपने जाल में फंसा सकता है। अब काफी छोटी उम्र में वो फ्रांस पहुंचता है और कार चोरी जैसे अपराधों में जेल जाता है। वहीं उसकी मुलाकात फेलिक्स डी एस्कॉग्रे नाम के एक अमीर व्यक्ति से होती है, जिसने उसे फ्रांसीसी समाज के तौर तरीके सिखाए। चार्ल्स ने वहीं से सीखा कि लोगों से कैसे बात करनी है, कैसे उनका विश्वास जीतना है और कैसे हर जगह खुद को नया इंसान बनाकर पेश करना है। अब 1969 में उसने फ्रांसीसी महिला शैंटल कैम्प्रगेन से शादी की। एक बेटी हुई जिसका नाम उषा रखा गया, लेकिन परिवार भी उसे बदल नहीं पाया। 1970 में वो एशिया पहुंचता है और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसने भारत, थाईलैंड, नेपाल और कई देशों की पुलिस को सालों तक परेशान रखा। मुंबई में उसने नकली चेक और तस्करी का काम शुरू किया। भारत के आयात प्रतिबंधों का फायदा उठाकर वो रोलेक्स घड़ियां और लग्जरी कारों की तस्करी करता था। धीरे धीरे उसने पर्यटकों को निशाना बनाना शुरू किया। वो विदेशी यात्रियों से दोस्ती करता, उन्हें दवाइयों से नशा देकर बेहोश करता और उनके पैसे और पासपोर्ट चुरा लेता। लेकिन कुछ समय बाद चोरी उसके लिए काफी नहीं रही। अब उसके अपराधों में हत्या शामिल हो चुकी थी। काबुल में वो गिरफ्तार होता है तो बीमारी का नाटक करके गार्डों को नशीली दवा देकर जेल से भाग निकलता है। पेरिस लौटा तो अपनी ही सांस को बेहोश करके बेटी को उठा ले गया। ग्रीस में पकड़ा गया तो जेल ट्रांसफर के दौरान वो भाग निकला। अब हर देश की पुलिस उसके पीछे थी, लेकिन वो हर बार नया पासपोर्ट, नया नाम और नई पहचान लेकर निकल जाता था। यही वजह थी कि धीरे धीरे वो सिर्फ अपराधी नहीं बल्कि एक डरावना रहस्य बनता जा रहा था। 1975 तक चार्ल्स शोबराज बैंकॉक पहुंच चुका था और यहीं से उसके अपराधों का सबसे खौफनाक दौर शुरू हुआ। उस समय हिप्पी ट्रेल पर हजारों विदेशी युवा यूरोप और अमेरिका से एशिया घूमने आते थे। ये लोग सस्ते सफर, आध्यात्मिक शांति और नई जिंदगी की तलाश में निकलते थे। ज्यादातर अकेले होते थे, परिवार से दूर होते थे और जल्दी भरोसा कर लेते थे। अब चार्ल्स को ऐसे लोग आसान शिकार लगते थे। उसने बैंकॉक में कनिथ हाउस नाम का अपार्टमेंट लिया हुआ था और खुद को रत्न व्यापारी बताने लगा था। वहां वो विदेशी पर्यटकों को बुलाता, उनसे दोस्ती करता और फिर खाने में कुछ नशीली दवाएं मिलाकर उनको दे देता। जब लोग बेहोश हो जाते तब वो उनके पैसे, पासपोर्ट और कीमती सामान वो चुरा लेता। कई मामलों में उसने हत्या भी की,
जैसे सितंबर 1975 में फ्रांसीसी नागरिक आंद्रे की मौत हुई। उसे नशीली दवा देकर बाद टब में डुबो दिया गया और हादसा दिखाने की कोशिश की। अक्टूबर 1975 में अमेरिकी बैकपैकर टेरेसा नॉल्टन की लाश बिकनी में समुद्र किनारे मिली। इसी घटना के बाद मीडिया ने उसे बिकनी किलर भी कहना शुरू किया। चार्ल्स के साथ उस समय एक भारतीय सहयोगी अजय चौधरी भी था। अब दोनों ने मिलकर तुर्की के यात्री विटाली हकीम को रत्न खदान दिखाने के बहाने बुलाया, नशीली दवा दी, उसकी हत्या की और शव को जला भी दी। फिर स्टेफनी पेरी नाम की महिला की हत्या हुई। फिर दिसंबर 1975 में नेपाल के काठमांडू में अमेरिकी नागरिक कोनी जो और कनाडाई नागरिक लॉरेट कैरियर की हत्या की गई। उनके शव जला दिए गए ताकि पहचान मिट सके। अब डच दंपति हेनिक बेटेंजा और कॉर्नेलिया हेमकर भी उसके जहर का शिकार बन चुके थे। चार्ल्स अपने अपराधों के सबूत मिटाने के लिए शवों को जला दिया करता था और चोरी की गए पासपोर्ट से नई पहचान बनाकर दूसरे देशों में भाग जाता था। उसकी सबसे खतरनाक बात यह थी कि हत्या करने के बाद भी वो बिल्कुल सामान्य इंसान की तरह व्यवहार करता था। वो पार्टियां करता था, लोगों से हंसकर मिलता था और खुद को सफल कारोबारी बताता था। फिर 11 मार्च 1976 को थाई पुलिस ने उसके कनिथ हाउस अपार्टमेंट में छापा मारा। वहां चोरी के कई पासपोर्ट मिले। चार्ल्स, उसकी प्रेमिका मैरी एंड्री और अजय चौधरी को हिरासत में लिया गया, लेकिन मजबूत सबूतों की कमी के कारण उन्हें छोड़ दिया गया। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वो अपराध करता था लेकिन अपने खिलाफ पूरे सबूत कभी नहीं छोड़ता था। उसकी प्रेमिका धीरे धीरे उसके अपराधों में फंसती चली जाती है। कई लोग मानते हैं कि वो चार्ल्स के प्रभाव में थी और उससे बाहर निकल ही नहीं पाई। दूसरी तरफ अजय चौधरी का अंत आज तक एक रहस्य बना हुआ है। कई लोगों का मानना है कि चार्ल्स ने ही उसे रास्ते से हटाया, लेकिन इसका कभी पक्का सबूत नहीं मिला। चार्ल्स सिर्फ लोगों की जान नहीं लेता था, वो उनकी पहचान भी मिटा देता था। उसके लिए इंसान सिर्फ इस्तेमाल की चीज थे। लेकिन हर अपराधी की जिंदगी में एक दिन ऐसा जरूर आता है जब उसकी किस्मत उसका साथ छोड़ने लगती है, और वो वक्त था जुलाई 1976। दिल्ली में चार्ल्स शोभराज ने अपने सबसे बड़े अपराधों में से एक को अंजाम देने की कोशिश की। उसने अपने फ्रांसीसी साथी जीन थोइस्मे के साथ करीब 60 फ्रांसीसी छात्रों को नींद की गोलियां और जुलाब की गोलियां देकर बेहोश करने की योजना बनाई ताकि उनके पासपोर्ट और पैसे चुराए जा सके। लेकिन इस बार उसकी चाल पूरी तरह कामयाब नहीं हुई। कुछ छात्रों को शक हो गया, कई छात्रों की हालत बिगड़ने लगी और पुलिस तक खबर पहुंच जाती है। यही वो पल था जब सालों से देशों की सीमाएं पार करता आ रहा चार्ल्स पहली बार मजबूती से कानून के शिकंजे में आता है। जांच के दौरान उसका नाम कई हत्याओं से जुड़ा। उसे जेल भेजा गया और वो तिहाड़ जेल पहुंचा। लेकिन जेल में भी उसका दिमाग अपराध से दूर नहीं रहा। उसने जेल अधिकारियों के भ्रष्टाचार के सबूत जुटाने शुरू किए। उन सबूतों के जरिए उसने जेल में सुविधाएं हासिल की। वो बाकी कैदियों से अलग रहता था, अधिकारियों से दोस्ती करता था और खुद को हमेशा एक पढ़ा लिखा कारोबारी साबित करने की कोशिश करा करता था। 16 मार्च 1986 को उसने अपनी सबसे चर्चित फरारी को अंजाम दिया। अपने जन्मदिन की पार्टी के बहाने मिठाइयों में क्लोरोल हाइड्रेट और दूसरी बेहोशी की दवाइयां मिलाई। जेल के कई वार्डर बेहोश हो गए और चार्ल्स अपने साथियों के साथ फरार हो गया। ये खबर पूरे भारत में सनसनी बन गई। अखबारों में उसकी तस्वीरें छपने लगी। लेकिन कुछ ही समय बाद गोवा के एक रेस्टोरेंट से इंस्पेक्टर मधुकर जेड़े ने उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया। बाद में पता चला कि उसने जानबूझकर जेल से भागने की योजना बनाई थी ताकि भारत में उसकी सजा बढ़ जाए और थाईलैंड उसे वहां से ले जाकर मौत की सजा ना दे। वो कानून की कमजोरियों को बहुत अच्छी तरह समझता था। 1997 में भारत से रिहा होने के बाद वो फ्रांस चला गया और वहां एक सेलिब्रिटी की तरह रहने लगा। वो इंटरव्यू देता, पत्रकारों से मिलता और खुद को अपराधी मानने से इनकार करता। लेकिन 2003 में नेपाल में उसे फिर गिरफ्तार किया गया। वहां 1975 में कोनी जो और लॉरेंट कैरियर की हत्या के लिए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। करीब 19 साल जेल में रहने के बाद 2022 में नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने उम्र और स्वास्थ्य कारणों के आधार पर उसकी रिहाई का आदेश दिया और उसे फिर से फ्रांस भेज दिया गया। अब सबसे डरावनी बात यह थी कि इतने अपराधों के बाद भी चार्ल्स शोभराज ने खुद को कभी पूरी तरह दोषी नहीं माना। कभी कहता कि उसने सिर्फ बुरे लोगों को मारा, कभी अपने अपराधों से इनकार करता। उसकी कहानी पर किताबें लिखी गई, डॉक्यूमेंट्री बनी और द सरपेंट जैसी सीरीज ने उसे फिर दुनिया के सामने ला खड़ा किया। लेकिन उसकी कहानी सिर्फ एक सीरियल किलर की कहानी नहीं, ये उस डर की कहानी है
जिसमें इंसान मुस्कुराते चेहरों के पीछे छिपे अंधेरे को पहचान ही नहीं पाता। ऐसी क्राइम स्टोरीज के लिए देखते रहिए एमएटीवी न्यूज।